नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक ऐसे प्रकरण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये बराबर एक दुष्प्रचार सब किए हैं ना जीएनपीसी वाले कि हमने अंग्रेजों को भगाया, तो उसके विषय में ये जो चैनल वाले हैं यानी किस तरह से ये तथ्य को छुपा करके देश के साथ विश्वासघात करते हैं, उसका नमूना जरा आप देखिए। और जीएनपीसी के या बीजेपी के जो प्रवक्तागण हैं उनमें आप फर्क नहीं कर पाएंगे। वो भेष बदल करके एक ही बात कहते हैं। तो बल्कि जीएनपीसी ने बीजेपी के बैंडवैगन में उनके झुंड में अपने एजेंटों को भेज दिया है कि इस तरह से बात पेश करो कि जनता को विश्वास भी हो जाए, इस देश के लोगों को विश्वास भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए। तो जैसे जब भी ये बात आती है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की, वो 23 जनवरी हुआ या ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है उसके आसपास, तो ये प्रकरण जो है बताने के लिए सारे टीवी चैनल और खास करके जी न्यूज़ वाला और कोई बोलता नहीं, जी न्यूज़ वाला ये बताने की कोशिश करता है। देखिए बाकी चैनल तो ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, उसके चमचों के द्वारा माने उसके चमचे नेताओं के द्वारा स्थापित ये बनाए गए ये टीवी चैनल है, तो हमेशा उसी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, देश को बदनाम करते हैं ताकि जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बने। तो मैं अब खास करके जी न्यूज़ जैसे जो अपने को बहुत राष्ट्रभक्त के रूप में दिखाता है, उसकी सात्विकता जरा सा देखिए कि किस प्रकार वो कहता है। वो एक किस्सा सुनाता है कि जिसमें ये वास्तव में ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली एक बार जो है भारत आया था और कलकत्ता के स्टेट गेस्ट हाउस में टिका था।
तो उसमें फणी भूषण चक्रवर्ती वो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और किन्हीं परिस्थितियों वश जो है वो माने राज्यपाल या गवर्नर पश्चिम बंगाल का भी कार्यभार वो देख रहे थे। तो फिर वो फणी भूषण चक्रवर्ती उनसे मिलने गए जो क्लीमेंट एटली से, जो कि उसमें जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बात करते करते वो फणीभूषण चक्रवर्ती ने उनसे पूछा क्लीमेंट एटली से कि जरा ये बताइए कि आप उसमें जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन लगभग वो मर चुका था, सारे के सारे जो कांग्रेसी नेता थे अपने अपने घरों में छिप करके वो विश्राम कर रहे थे, गांधी का कोई असर था नहीं, और लगभग ये द्वितीय विश्व युद्ध का जंग भी आप जीत चुके थे। तो क्या कारण था कि आप जो है भारत छोड़ने का मन आपने बना लिया? तो क्लीमेंट एटली ने तब खुल के करके कहा कि जो ये सुभाष चंद्र बोस थे उनके कारण, और खास करके उनकी जो सेना, तो और ये बात जो है वो जी न्यूज़ वाला भी बताता है और भी स्रोतों से कि 68,000 हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में से 28,000 ने जाने गंवा दी, शहादत दी अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते लड़ते आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। तो उस शहादत की प्रेरणा के अनुसार जो है भारतीय फौज में, और कहाँ से शुरू हुआ? भारतीय फौज में रॉयल इंडियन नेवी रिन में रॉयल इंडियन नेवी में वहाँ बगावत शुरू हो गई, और उस बगावत के आधार पर जो थल सेना है आर्मी में, उसमें बगावत होने वाली थी, और तमाम इस तरह की रिपोर्टें उसको जा रही थी अंग्रेजी सरकार को सब कि यहाँ बगावत हो गई, वहाँ बगावत हो गई। और फिर अंग्रेजी सरकार जो है परेशान हो गई कि जब सेना ही बेकाबू हो रही है तो कैसे इसको जो है वो नियंत्रित किया जाए। एक कारण तो वो है। जो दूसरा कारण जो सब ये नहीं बताते हैं, तो उसमें जो है आज़ाद हिंद फौज के वो सैनिक जिनको अंग्रेज़ों ने माने बंदी बनाया और लाल किले में उन पर मुकदमा चलने की बात आई, तो जब अच्छा, और वो मुकदमा इसलिए चला रहे थे अंग्रेज, ये दिखाने के लिए कि जिसको तुम अपने देश का सुरमा मानते हो और बहुत सबसे बड़ा देशभक्त मानते हो, देखो मैं उनके सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाता हूं, और भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए वो मुकदमा चला रहे थे। तो उस बंदी बनाए हुए सैनिकों में जो आज़ाद हिंद फौज के जो उप सेना अध्यक्ष या लेफ्टिनेंट जनरल 3 थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम समाज से और एक सिख। हिंदू थे लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, और मुस्लिम समाज से थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब, और हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब। तो जो 3 लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, शाहनवाज साहब और ढिल्लन साहब, मतलब एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख जो है, इन पर भी जब मुकदमे की बात आई तो पूरे देश में जो है जो मुकदमा चलाने की बात को लेकर के बड़ा विद्रोह, और इस विद्रोह में पूरी एकता की लहर दौड़ गई पूरे देश में। ये सबसे बड़ा कारण था। तो
इन्हीं बातों को लेकर के, हालांकि इस बात को आज, हाँ, तो इस बात को भी वो स्वीकारा। वो क्लेमेंट एटली जो है, जो कि कलकत्ता, मैंने भारत में आया था और कलकत्ता के गेस्ट हाउस में टिका था, रुका था, और फणिभूषण चक्रवर्ती जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और वो मैंने राज्यपाल पश्चिम बंगाल भी का भी कार्यभार वो देख रहे थे। तो उनको बताया हो, इन्हीं कारणों से हम जो है वो, एक तो जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के द्वारा जो शहादत, और शहादत की प्रेरणा के अनुसार वो मैंने रॉयल इंडियन नेवी से जो बगावत जो शुरू हुई, और थल सेना में भी बगावतें शुरू होने को थी, इसी को देख करके वो मन बना लिए। और उसी में फणिभूषण चक्रवर्ती ने उस क्लेमेंट एटली से पूछ लिया, तो गांधी का कितना योगदान था आप लोगों के यहाँ से चले जाने का? तो वो मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करते हुए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइलिंग, तो राइल करते हुए यानी वो व्यंग कसते हुए या कहते हुए मिनिमल, कम से कम, सब यानी कुछ नहीं, उसका योगदान था इस गांधी का अंग्रेजों के जाने का। और ये सच्चाई है। तो अंग्रेजों को यहाँ से जाने में इन कांग्रेसी दलालों का कोई भी जो है योगदान नहीं है। ये दलाली और मुखबिर के लिए ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी या करवाई गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और उसने जो है एओ ह्यूम ने स्थापना की थी, ये सभी लोग जानते हैं। तो एओ ह्यूम ने स्थापना की थी 1885 में, सिर्फ इसी काम के लिए। और बात क्या थी कि 1857 का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष था या आज़ादी की जंग थी, वो कई मायनों में अद्वितीय थी। तो अब उसका फिर से वर्णन, मैंने फिर से नहीं, वर्णन तो क्या ही जाएगा, वर्णन करने में तो पीछे नहीं हटना, बार बार कहना है, लेकिन अब उसको विस्तार से मैंने इस प्रकरण में कहने से वो विषय जो है वो भटक जाएगा। तो इसलिए तो कई वो मामले में था। और हिंदू मुस्लिम एकता की वो बहुत बड़ी मिसाल था, जिसको बोलते हैं पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स या शबाब था उसका। और उस आंदोलनकारियों ने बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे, तो उनको क्रांतिकारियों ने अपना नेता बना लिया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी, बात सही है, लेकिन जब नेता बना दिया गया और जो कुछ भी होगा उन्होंने अपने वाणी से ही उस आंदोलन का समर्थन किया। और अंग्रेजों ने उनको कैद करके, बंद करके रंगून के जेल में डाल दिया उनको। इस बात को ये इतिहासकार जो चमचे किस्म के, मैंने इनके जेएनपीसी के चमचा इतिहासकार जो है, इस बात को नहीं, वो कैसे कहते हैं। अच्छा, और जब और अपने आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में, वो बहादुर शाह जफर ने लिखा है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी ज़मीन नहीं मिली, इसका हमको मन में बहुत मलाल है, बहुत दुख है। अपनी ज़मीन से उनका तात्पर्य सिर्फ था भारत की मिट्टी से था। और ये संदेश जो है बहुत ही बड़ा हमारे देश में
एकता का बहुत बड़ा संदेश था। इसको भी ये चाटुकार इतिहासकार जो है जीएनपीसी के इसको इस तरह से पेश नहीं करते हैं। और उन्हीं के सुर में सुर मिलाने वाले ये जो कट्टरवादी किस्म के हैं, वह हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, खास करके बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये कभी नहीं कहते हैं कि जो है 1857 का जो वो पहला हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था, आज़ादी की जंग थी, जिसके नेता बनाए गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर, वो यानी रंगून की जेल में जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था कि हमको इस बात का बहुत आंतरिक या मन से बहुत मलाल है, बहुत दुख है कि मरते वक्त हमको अपनी ज़मीन नहीं मिली। उनकी अपनी ज़मीन से मतलब था भारत की मिट्टी, न कि मंगोलिया। ये बहुत बड़ा एक संदेश था। इसको भी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और जीएनपीसी वाले तो कहते ही नहीं। तो जहाँ भी देश की एकता और ख़ास करके हमारे ये इन दोनों समुदायों में, यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, या जिसको आप लोग हिंदू कहते हैं, या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं, इनमें एकता की जितनी भी बातें हैं, इसको बड़ी शातिराना ढंग से जो है ये दोनों के दोनों जीएनपीसी के भी जो बौद्धिक वर्ग है और जो आरएसएस और बीजेपी का भी जो बौद्धिक वर्ग है, वो कभी नहीं कहता। यानी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित न हो, इनमें इन दोनों की मिली जुली साजिश है। अब बात चल रही थी कि जी न्यूज़ वाला किस तरह से, अब यहाँ तक तो जो है ये कि जो क्लीमेंट एटली ने स्वीकारा, इसमें जो यानी अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने में जो मजबूर हुए, उसमें सुभाष चंद्र बोस की और सुभाष चंद्र बोस से हमारे जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना का बहुत खौफ था। इसी कारण से ये बात जो है क्लीमेंट एटली ने स्वीकारा। यहाँ तक तो ये जी न्यूज़ वाले कहते हैं। इसके बाद जो असली माने जो महत्वपूर्ण है कि जब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो बंदी बनाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उन पर जो मुकदमा चल रहा था इसी लाल किले में, तो मुकदमा के विरोध में, चूँकि उसमें जो 3 सेना उपाध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब, माने एक हिंदू और एक मुस्लिम और एक सिख, तो पूरी एकता की लहर जो दौड़ रही थी उसमें, तो उसमें अब इस तथ्य को, ये सब किस तथ्य को जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ, तो जब इस पूरी एकता थी देश में, तो उस समय की जो पेपर हैं, अखबार हैं, बराबर इस बात को कर रहे थे कि अरे भाई सुभाष, तुम कहाँ हो, ये देश के दुश्मन। हालांकि वो पेपर इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मोहनदास करमचंद गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को देश का दुश्मन के रूप में वो कह सके, लेकिन उसका इशारा यही था, ये देश के दुश्मन देश को बांटना चाहते हैं और तुम कहाँ पर हो। उसमें कि पेपर बराबर जो अखबार निकलते थे राष्ट्रवादी, बराबर कहते थे और वो सुभाष चंद्र बोस को आह्वान कर रहे थे। लेकिन उन पेपर वालों को या देशवासियों को क्या मालूम था कि ये गद्दार नेहरू जो है पहले ही, यानी 1941-42 के आसपास जो है, उनको जो है रूस के शासकों के द्वारा रूस में या साइबेरिया के घने जंगलों में जो जेल है,
वो निर्मम यातनाएं देकर के वो मरवा चुका था। मरवाने के बाद ये गद्दार नेहरू बराबर उनके परिवार पर जासूसी भी करवाता रहा। तो देश तो इस साजिश से अनभिज्ञ था। और फिर इसने एक झूठी कहानी भी बनवाई इस गद्दार नेहरू ने कि नेताजी का हवाई जहाज जो है वो टोक्यो जापान से चला और फिर यहाँ ताइवान या फार्मोसा भी कहते हैं, वहाँ वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु होगी। इस तरह की एक झूठी कहानी बनवाया। बाद में तो इस झूठी कहानी पर माने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा एक तो खुद ये गद्दार नेहरू ने उस पर ठप्पे लगवाए, और बाद में उसकी जो बेटी थी गद्दार इंदिरा, उसने भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा उस झूठी कहानी पर सत्यता की मुहर उसने लगवाई। ये साजिश के एक साजिश करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, और दूसरी उससे भी बड़ी साजिश करके एक झूठी कहानी बनवा करके इन रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा ठप्पे लगवाए, ताकि लोग या देश की जनता इस पर विश्वास करे। उधर किसी का ध्यान ही न जाए कि इसने सुभाष चंद्र बोस को इतनी बड़ी साजिश के द्वारा मरवाया। तो देश को खबर नहीं थी। अखबार वाले ये बोलते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो माने एक तो मर गए या गायब हो गए, जो भी पता नहीं जो है। अरे इतना ही नहीं, ये जितने भी चैनल वाले न्यूज़ 24 वाला बराबर मौनी बाबा अयोध्या वाले वो खूब कहानी कहता है। उनके विषय में क्या क्या झूठी कहानियाँ इन सब ने रचा है। इसलिए ये देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं सब जीएनपीसी वाले। तो खैर, तो इस बात को जी न्यूज़ वाला नहीं कहता है कि इस एकता को देख करके उसी कांग्रेस की एक कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली, तो उन्होंने गांधी को एक चिट्ठी लिखी कि गांधी जी, इसमें देश में एकता बहुत है, तो क्यों हम लोग इस देश में जो एकता है उसका इस्तेमाल करके देश पर जो बंटने का, विभाजन का जो खतरा है उसको टालने के लिए हम लोग कुछ आंदोलन करें, कुछ प्रयास करें। तो और धरने पर बैठे या जो भी आवश्यक हो सकता था कि हम लोग धरने पर बैठे, आमरण अनशन करें, ये तो हम तो सब लोग कर चुके हैं। और कम से कम देश बचाने के लिए, देश बटे नहीं इसके लिए प्रयास करें। तो चूंकि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी के मन में अंदर काला था, खोट था, क्या खोट था कि देश को तो बांटना ही बांटना है। इसलिए बांटना है कि ये है, मैंने उसमें जो वो गवर्नर जनरल थे या वायसराय मान लीजिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर ये नेहरू, गद्दार जो नेहरू था, और ये मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने जो साजिश की थी कि ये नेहरू को सत्ता तभी मिल सकती है, ये प्रधानमंत्री तभी बन सकता है, जबकि इस नेहरू के पक्ष में कोई था ही नहीं, न तो कांग्रेस में कोई था, न कोई देश माने जनता में कोई नहीं था। लेकिन उसको ये मोहनदास करमचंद गांधी साजिश करके प्रधानमंत्री का पद जो है वो दिलाना चाहता था। अब उस प्रधानमंत्री का पद जो है, पद के लिए कांग्रेस में यानी कोई दावेदार बचा ही नहीं। जिसको कांग्रेस वाले चाहते थे कि भाई कि सरदार पटेल हों, उससे इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस्तीफा ले लिया था। तो उस पद के लिए जब इस साजिश को देख जब साजिश कर रहे थे ये दोनों, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस पद के लिए दावा कर दिया था। अब इनके सामने एक ही चुनौती थी कि कैसे ये मोहम्मद अली जिन्ना को डील किया जाए और इस रास्ते से उनको हटाया जाए।
तो इन तीनों ने ये किया भाई कि वो तभी वो हटेगा, तभी शांत होगा कि इसका एक टुकड़ा काट करके उसके मुंह में डाल दिया जाए, वो शांत हो जाएगा और ये जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसलिए जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, उसके मन में ये हमेशा ये बसा हुआ था कि वो जवाहरलाल नेहरू को गद्दार को उसको प्रधानमंत्री बनाना है। यदि देश बांटना है तो और देश बांटना वो इसके लिए अनिवार्य हो गया था। तो अरुणा आसिफ अली के पत्र के जवाब में एक झूठा बहाना लिखा कि यह कोई एकता उकता नहीं है, यह हिंदू मुस्लिम में कोई एकता उकता नहीं है। अरे ये तो फेंसिंग या दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। अंग्रेजी में मैंने वो लिखा था, उसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उनको अरुणा आसिफ अली ने लिखा था भाई हम इस एकता के इस्तेमाल करके देश को बंटने के खतरे से बचा सकते हैं। तो उसके जवाब में वो फिर बहानेबाजी किया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि उसके मन में खोट था कि देश को बांटना ही बांटना है, क्योंकि बांट करके ही जो है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाई जा सकती है। मैंने एक टुकड़ा काट करके उसके मुंह में डाल करके, किसके मुंह में? जिन्ना के मुंह में। तो वो जवाब दिया उसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, कि ये एकता उकता नहीं है और ये तो जो है फेंसिंग पर, माने दीवारों पर ये दोनों समुदाय जो है हाथ मिला रहे हैं। वहाँ वो अंग्रेजी में लिखा था, दिस इज नॉट एनी यूनिटी बट द हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। तो अरुणा आसिफ अली ने, जो कद्दावर नेता थी कांग्रेस की, उन्होंने फिर लिखा कि यस दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली बट द यूनिटी अमंग दीज टू कम्युनिटीज कमेंसेस फ्रॉम हियर इटसेल्फ। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है जो आप कह रहे हैं कि भाई अभी वो माने फेंसिंग पे या दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इन दोनों समुदायों में एकता यहीं से शुरू होती है, तो एकता है। और इसके बाद फिर वो जवाब नहीं दिया मोहनदास करमचंद गांधी। अब जरा देखिए ना, इस प्रकरण को देखना बहुत जरूरी है। एक तो इसके मन में था कि इस देश को बांटना ही बांटना है, ये जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए दो उदाहरण तो बिल्कुल पक्के हैं कि अरुणा आसिफ अली के पत्रों का जवाब इस तरह से देना वो पक्का है, ये प्रमाण। और दूसरा जो है कि कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, और ये भी इस बात के प्रमाण है कि कांग्रेस, हालांकि जो उसकी भूमिका रही है आज़ादी की जंग में, उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल दिखावटी रहा है, मुखौटा पहनी हुई थी आज़ादी की लड़ाई का, लेकिन वो वस्तुतः जो है मुखबिरी और दलाली वो कर रही थी। हालांकि उस मुखबिरी और दलाली के माहौल में कुछ अपवाद भी थे। लाला लाजपत राय जी थे, और लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी थे, हमारे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो ये लोग कुछ समय तक रहे, फिर वो निकल गए बाहर। लेकिन जो माहौल था, जो साम्राज्य इन सबों ने बना रखा था, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है नेहरू, वो बहुत विषाक्त था, सिर्फ वो मुखबिरी और दलाली के लिए। तो कांग्रेस को ये जनता देख रही थी, लेकिन जब ये बात आई कि भाई देश को बांटने का प्रस्ताव भी पास करने की बात है, तब वो कांग्रेस पीछे हट रही थी। भाई कि इतना बड़ा कलंक जो है हम देश बांटने का, हम ये कांग्रेस जो है नहीं ले सकती है। मतलब कांग्रेस जो है तैयार नहीं थी। और ये खबर जो है जनता में जब फैली तो जनता बड़ी राहत की मैंने महसूस कर रही थी कि भले ये मुखबिर और दलाल है भाई, लेकिन यह कम से कम देश बांटने का प्रस्ताव जो है किसी भी हालत में पास नहीं कर सकती।
लेकिन जनता के ये भी विश्वास टूटा और उस कांग्रेस को फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने फिर दबाव में लिया और तर्क क्या दिया कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है वो लॉर्ड माउंटबेटन के आगे धमकी दिया है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। अब तो उस कांग्रेस के माने अधिवेशन में ये मोहनदास करमचंद गांधी बोला कि अब कांग्रेस को बचाने का संकट है। तो और ये कांग्रेस को समझाने में या बरगलाने में कामयाब हो गया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। कांग्रेस न चाहते हुए भी उसको इन हालातों में उसको देश को बांटने का प्रस्ताव पास करना पड़ा। लेकिन अब उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ, हालांकि ये तथ्य भी हमारे भारतीय भाई बहनों से छुपाया गया है, कितने लोग वो जानते ही नहीं हैं। अधिकांश लोग, हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं कि देश बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस जो है वो ने पास किया हुआ है। अब ये सवाल हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन जीएनपीसी वालों से और बीजेपी वालों से भी पूछें और आरएसएस वालों से भी पूछें और इनके चमचों से, समाजवादियों से, बहुजन समाज पार्टी वालों से, अरे उसे जो गद्दार है ममता बनर्जी, उससे भी कि जब जिस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है तो फिर उसका इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मत्थे जो है कैसे मर सकती है कांग्रेस और इसे जीएनपीसी के नेता। ये सवाल जो है हर एक हमारा आदरणीय भारतीय भाई बहन इन सब से पूछे, जीएनपीसी वालों के जीएनपीसी वालों के नेताओं से भी पूछे और आरएसएस वालों से भी पूछे और ये बीजेपी वालों से पूछे और जितने भी उनके माने चाटुकार किस्म के हैं, समाजवादियों से, बहुजन समाज पार्टी वालों से, आरजेडी वालों से, जेडीयू वालों से, जेडीएस वालों से, टीएमसी वालों से, शिवसेना वालों से, सबसे पूछे, अपने आप बात ये खुल जाएगी। तो देश बांटने का सबसे बड़ा जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये दोनों गद्दार सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। तो अब बात वही चले थे कि जी न्यूज़ वाला क्या छिपाता है। अरुणा आसिफ अली के इस पत्र को नहीं छिपाता है कि इस तरह का पत्र भी लिखा था और कांग्रेस ने खुद जो है देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, इसको भी छिपाता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी ये गद्दारी है। कौन? जी न्यूज़, जो अपने को देशभक्त के रूप में पेश करता है। इसके अलावा जो चैनल हैं एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक और एबीपी, जो 3-4 तो बहुत घोर गद्दार हैं इस देश के। लेकिन ये सारे चैनल जो है मोदी जी के शासन के अधीन, उनके तत्वाधान में, उनके संरक्षण में, उनके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन में ये चल रहे हैं। तो क्या उनकी सहमति नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी महोदय देश से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरेंगे, सत्ता हथियाएंगे, सत्ता का भोग करेंगे और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, मीडिया वाले भी, पत्रकारों का भी एक बहुत बड़ा गिरोह है और राजनीतिक दलों के वेश में जीएनपीसी, वाम दल और समाज को तोड़ने वाली सारी शक्तियों को जो है सबको पालना, उनकी नज़रों में यह देश विरोधी नहीं है। सबसे बड़ा
दुर्भाग्य देश का यही है कि सत्ता पर जो बैठी हुई है ये बीजेपी और मोदी जी, इन देश विरोधी ताकतों को देश विरोधी नहीं मानते हैं सर। सिर्फ वोट के लिए ये कहते हैं कि ये देश विरोधी नहीं, बल्कि ये मोदी विरोधी हैं। और जेएनपीसी के लिए तो बस परिवारवाद, राहुल के लिए बस कि ये नासमझ है, नासमझ बालक है। जबकि जो इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक है, और हर वक्त जो है वो देश के साथ गद्दारी करते हुए ये देश को बिल्कुल स्पष्ट माने वो दिखाई पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो तो गद्दारी, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो तो गद्दारी इसके द्वारा, राहुल के द्वारा। डोकलाम का मुद्दा हो तो गद्दारी, लद्दाख का मसला हो तो भी गद्दारी इसकी, राहुल की, हर मसले पर। और उस गद्दार राहुल को ये बीजेपी कहती है कि ये नासमझ बालक है 52 वर्ष का। ये सबसे बड़ा विश्वासघात है बीजेपी का। तो जी न्यूज़ वाले, और एक बात, ये जी न्यूज़ वाले, माने मीडिया वाले, ये देखिए हमारी जो भारतीय एकता है उसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, या उस एकता का जो मेरुदंड है, बैकबोन जिसे कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। यदि इन दोनों समुदायों में एकता हो जाए तो पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इनकी साजिशों को जरा देखिए। ये जितने भी चैनल वाले बैठाते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके, जो है कि हमेशा जहर समाज में फैलाते ही रहते हैं। और इस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाते भी हैं जो कि एक ओर से हिंदू वाला, एक दूसरी ओर से मुस्लिम पक्ष वाला बोलने वाला। ये सबसे बड़ी साजिश है। ये यानी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी काकस, ये चूँकि काफ़ी चैनल जो है उसी के चमचों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और बीजेपी भी उसी में शामिल है, हिंदू मुस्लिम करने में। और भी जो इस तरह के जो मैंने उसी मानसिकता के जो बौद्धिक वर्ग हैं या कुछ लोग हैं आकर के वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, किसी रूप में आकर के वही जहर जो है वो उगलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का। अब उनसे कोई नहीं पूछता है जरा एक बहुत कि भाई हमारा संविधान बन गया और वो 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। संविधान ने अपने प्रस्तावना के जरिए यह आदेश भी दे दिया, निर्देश भी दे दिया, संकेत भी दे दिया, पैगाम भी दे दिया कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। उसके विपरीत इस संवैधानिक माहौल में कि ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है। चुनाव के वक्त में जरा देखिए, जब भी चुनाव होता है तो कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने हिंदू हैं तो इतने मुस्लिम हैं, इतने इस जात के हैं तो इतने उस जात के हैं। इन चैनल वालों से इसे गद्दारी करते हुए कोई पूछता नहीं है। कितनी बड़ी गद्दारी है। भारत का संविधान कहता है कि नहीं भाई ये सभी भारतीय हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भारतीय नहीं है, ये कहते हैं कि ये हिंदू है मुस्लिम है। और जबकि ये कहते हैं कि वो चैनल वाले मीडिया वाले हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और इनका जो धंधा बिजनेस है वह भारत की जो भारत के संविधान की जो धारा है 19(1)(a) यानी 19(1)(a) यानी जिसको ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो 19(1)(a) है वह फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी,
एक मौलिक अधिकार दिया है भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है उसी पर आधारित है इनका पूरा बिजनेस मीडिया वालों की। भाई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर जनता की आवाज़ बन करके ये हर विषय को, हर मुद्दों को रखने का इनका इनका बिजनेस है इनका। तो कोई बात नहीं, एक संवैधानिक उसको एक अंडरपिनिंग, एक आधार वो मिला हुआ है। लेकिन ये चैनल वाले कितनी गद्दारी करते हैं कि संविधान की 91A का तो इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसी आधार पर इनका बिजनेस है। लेकिन संविधान जो है हमारे हर एक देशवासियों को अपने प्रस्तावना के जरिए जो ये निर्देश देता है कि न तो हम हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो सिख हैं, न ईसाई हैं, न तो क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, हम भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, उसका सरासर ये उल्लंघन करते हैं। तो ये चीज़ जो है, तो ये समझ लीजिए कि और आगे देखिए, अब ये चूँकि एपिसोड ज़्यादा लंबा होना ठीक भी नहीं रहता है, तो ये समझ जाए कि ये आखिर देश तोड़ने वालों के एजेंट हैं ये टीवी चैनल वाले, जो कि हमेशा हिंदू मुस्लिम आगे आने वाले यानी इसमें टीवी इसमें यूट्यूब में ये बताया जाएगा कि जो हिंदू मुस्लिम एकता न हो और उसकी गंदगी हमेशा चलती रहे, इसकी भी एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। भारतीय एकता यदि स्थापित करनी है तो उस साजिश को भी समझना होगा। लेकिन सर्वप्रथम हमारे जितने भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इसको गंभीरता से सोचें कि भारतीय एकता हर कीमत पर लानी है, और उसको लाने के लिए इन काले अंग्रेजों को, ये काले अंग्रेज का संज्ञा हम नहीं दे रहे हैं, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा। तो उनके आदेश को, उनके निर्देश को, उनके सपनों को पूरा करना है हम सभी को। वो सफ़ेद अंग्रेज को तो भगा दिए, काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी ये दूसरी आज़ादी के रूप में हमको आपको करना है। और ये बूथ पर, मतपेटी पर ये सारी ताकतों, सारे काले अंग्रेज को शून्य करेंगे। वहीं से दूसरी आज़ादी की शुरुआत संभव होगी। और इस विचार से जरा भी नहीं टिकना है। और आपको फर्क नहीं करना है कि ये समाजवादी है तो ये कि ये बहुजन समाजवादी है, कि ये बीजेपी वाला है तो जेएनपीसी वाला है, और कि ये आरजेडी है, कि जेडीयू है, कि जेडीएस है, कि ये टीएमसी वाला है, कि ये शिवसेना है, कि एनसीपी है, कि ये वाईएसआरसी है, कि टीडीपी है, कि डीएमके, एआईडीएमके, वामदल, सभी काले अंग्रेज हैं इस भारतीय समाज को तोड़ने वाले। ये पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह की थी। सभी काले अंग्रेजों को, जो कि राजनीतिक दलों के भेष में है, इस समाज को तोड़ते हैं, इस समाज को कमज़ोर करते हैं, और उसी को और चौड़ा करके अपना वोट और सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं। इनको नस्ते नाबूद करना है। इस विचार पर सभी लोग एक साथ में हों। यह देश को कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ अभिशाप दे सकते हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।